एस्पिरेंट्स वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो हम कर रहे थे भारतीय संविधान भाग 5 और अभी हम पहुंचे हैं आर्टिकल 111 तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे आर्टिकल 112 जो कि है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सारी चीजें, सारे फैक्ट्स और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस किस एरिया से आते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे इसके अंदर। और अगर इससे पहले की क्लासेस चाहिए आपको 111 से पहले सारे अनुच्छेद हम कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाइए चैनल पर और देखिए और फायदा उठाइए। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं आर्टिकल 112। तो फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 112 है वो वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र करता है। हमारे संविधान में बजट शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण है। ठीक है, बजट शब्द जो है ये फ्रेंच शब्द है। ठीक है, जो फ्रांस के यानी कि जो फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो अपने थैले में जो चमड़े का थैला था उसमें लेकर आए थे डॉक्यूमेंट्स या जो पेपर्स होते हैं इस खर्च और व्यय से रिलेटेड। तो उस थैले को बजट कहते हैं वहां पर। तो तब से ही जब आय और व्यय का विवरण हुआ, तो तब से ही इस प्रक्रिया को बजट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया। तो अब हम बात करें भारत की। तो भारत सरकार जो है उसकी जो अनुमानित प्राप्तियां हैं, प्राप्तियां यानी कि जो रिसीट्स, यानी कि जो पैसे हमें प्राप्त हुए, यानी कि जो आय हुई देश की, और जो व्यय हुआ एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, उसका विवरण प्रस्तुत होता है बजट में। ठीक है, हम बजट वर्ड का ही यूज करेंगे थ्रू आउट द क्लास, क्योंकि बजट एक सामान्य वर्ड है और आपको अच्छे से समझ में भी आता है। अब हम इतने यूज टू हो गए हैं बजट वर्ड से, बेशक हमारे संविधान में इसका जिक्र नहीं है, बट हम इसी नाम से जानते हैं। कोई नहीं जानता वार्षिक वित्तीय विवरण, अगर हम छोड़ दें उन बच्चों को जो तैयारियां करते हैं या जो इकोनॉमिक्स वगैरह के या जो थोड़े से ग्रेजुएशन वगैरह में इस शब्द से रूबरू हुए हैं। ठीक है, एनीवेज, तो हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जाता है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष ये बजट पेश करते हैं या वित्त मंत्री के थ्रू रखवाते हैं बजट। ठीक है, तो बेसिकली आय और व्यय का लेखा जोखा ही बजट है। ठीक है, कहीं पर 1 जुलाई और 30 जून तक का वित्तीय वर्ष भी है हमारे देश में। अब ये आपका होमवर्क है, आप पता लगाइए कि कौन से एरिया में है 1 जुलाई से 30 जून का वित्तीय वर्ष भी, क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान है। मैं हिंट दे देती हूँ। ठीक है, तो कृषि प्रधान है यानी कि कृषि के एरिया में ही कहीं ना कहीं ये वित्तीय वर्ष मान्यता रखता है। ठीक है, तो जो बजट है वो पारदर्शिता और जवाबदेही का स्रोत भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरकारी खर्च पर एक तरह से ये चेक और कंट्रोल भी लगाता है। कैसे? चेक एंड कंट्रोल भी साथ में। देखिए, पेश बेशक सरकार कर रही है, लेकिन इस पर चेक और कंट्रोल लोकसभा का होता है। लोकसभा में मेंबर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से होते हैं, और जब ये चर्चा करते हैं तो पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। सबको पता लगता है कि सरकार की मंशा क्या है, वो किस तरह के कार्यक्रम, किस तरह का प्रोजेक्ट्स और ऋण कितना ले रही है, राजकोषीय घाटा या आर्थिक स्वास्थ्य कैसा है होने वाला है देश का, अभी कैसा है, आगे कैसी पोजीशन होने वाली है। तो कई बार आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि मार्केट क्रैश हो जाती है ना, स्टॉक मार्केट स्पेशली। तो स्टॉक मार्केट पर बहुत असर होता है बजट का, वो इसी वजह से कि जो भावी योजनाएं हैं सरकार की, या किस मद पर वो कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, किस एरिया को डेवलप करने वाले हैं, किस एरिया का ध्यान ज्यादा रखने वाले हैं, या किस एरिया को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेगी मार्केट को उठने में या उसकी दशा खराब होने में। ठीक है, तो इसलिए स्टॉक मार्केट पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, और इन्वेस्टमेंट्स भी बजट पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से सरकारी खर्चों का जो अनुमानित जो मांगे मानी जाती है या मांगी जाती है, तो उन पर भी पारदर्शिता और जवाबदेही बजट के थ्रू होती है। ठीक है, यानी कि एक तरह से वो स्रोत है पारदर्शिता का और जवाबदेही का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो व्यय है। व्यय कितने प्रकार के होते हैं? व्यय 2 प्रकार के हैं, स्पेशली संचित निधि पर भारित ये सबसे बड़ा व्यय इसी मद से या संचित निधि से ही निकलता है। दूसरा इसके अतिरिक्त जो खर्च है। तो अब संचित निधि पर जो भारित है व्यय, वो बेसिकली यानी कि सरकारी खर्च। ठीक है, व्यय जो होता है सारे सरकारी होता है वैसे। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो हमारे खर्च है सरकारी, वो संचित निधि पर भारित है।
अगर जो खर्च संचित निधि पर भारित नहीं है वो अतिरिक्त खर्च है, और ये अतिरिक्त खर्च जो है वो बेसिकली संसद द्वारा ही पारित कानूनों के द्वारा ही खर्च है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा खर्च नहीं है कि जो कानून नहीं है और ऐसे ही सरकार खर्च कर दे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर आकस्मिक निधि भी बोल सकते हैं, आकस्मिक निधि भी होती है, और इसमें से भी आकस्मिकता के टाइम में पैसा निकाला जा सकता है। ठीक है, हालांकि वो संचित निधि और आकस्मिकता निधि में थोड़ा फर्क होता है। संचित निधि में कानून या लोकसभा की मान्यता और स्वीकार्यता के बाद ही पैसा निकाला जा सकता है, जबकि आकस्मिकता निधि में बिना मतलब सिर्फ जो प्रेसिडेंट है वो निकाल सकते हैं बिना अप्रूवल के, लेकिन बाद में उतनी ही राशि इसके अंदर डाल भी दी जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संचित निधि पर भारित जो व्यय है उसके अंदर कौन कौन से पक्ष हैं या कौन कौन से मदे हैं। तो सबसे ज्यादा जो मदे हैं वो सारी जो सरकारी जो पद है उनकी सैलरीज और अलाउंसेज है, और जो उनकी पेंशन है उनके अंदर होता है खर्च। ठीक है, तो जितना भी सैलरी और अलाउंसेज है प्रेसिडेंट का, डिप्टी स्पीकर का, स्पीकर लोकसभा और चेयरमैन राज्यसभा और डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के उपसभापति और सभापति। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट और जो स्पीकर है और डेप्यूटी स्पीकर है लोकसभा के वो, और जो ऋण है जो भारत सरकार ने लिया है, ये सब संचित निधि के ही पक्ष है। ठीक है, सैलरी और अलाउंसेस प्लस पेंशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की, फेडरल कोर्ट्स की और सीएजी की, ये भी संचित निधि पर ही भारित है। तो मेनली सैलरी और अलाउंसेस और ऋण जो है ये भारित है संचित निधि पर, यानी कि ये डिपेंडेंट नहीं है सरकार पर इनडायरेक्टली। ठीक है, और जो बजट का खर्च है वो भी इसी पर भारित है, तो बजट से निकलने वाला वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो जो सैलरी और अलाउंसेज है ये क्यों संचित निधि पर डायरेक्ट भारित है? हर बार क्या कभी भी सरकार से इनके अलाउंसेस और सैलरी के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की जजेस अगर हम सरकार इनको देने लगी, सरकार का स्वीकार्यता इसके ऊपर रहा, तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम नहीं करेंगे, है ना। जो हमारे कोर्ट्स हैं वो तो डिपेंड हो जाएंगे, जबकि डिपेंडेंस से क्या होगा, तो वो उनके प्रति जवाबदेह होंगे। तो अभी डिपेंड नहीं है, वो संचित निधि पर भारित सैलरीज लेते हैं, तो इसका मतलब वो डिपेंड नहीं है सरकार पर, इसलिए वो उनसे बिना डरे, है ना, बिना डरे सरकार से वो अपना काम अपनी पारदर्शिता के साथ और अपने विवेक अनुसार और सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आती है कि जो हाई कोर्ट के जजेज हैं उनकी सैलरी और अलाउंसेस और पेंशन। देखिए, जो हाई कोर्ट के जजेज हैं उनकी जो सैलरी है प्लस अलाउंसेस है, ठीक है, और दूसरा है उनकी पेंशन। ठीक है, पेंशन। अब जो सैलरी और अलाउंसेस है उनको वहीं पर मिलेगा जहां पर उन्होंने जिस स्टेट की सर्विस की है, यानी कि जहां पर उन्होंने अपनी सर्विस दी है, अपनी सेवा दी है, वहां पर ही भारित है सैलरी और अलाउंसेस। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, अभी कोई हाई कोर्ट के जज हैं, वो है वेस्ट बंगाल के, तो वेस्ट बंगाल सरकार उनको सैलरी और अलाउंसेस देगी। अब उनका प्रमोशन होकर वो चीफ जस्टिस बन गए हैं, चीफ जस्टिस बन गए हैं हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, तो फिर उस स्थिति में हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है या स्टेट है, यानी कि गवर्नमेंट आई मीन संचित निधि, राज्य की जो संचित निधि है उन पर भारित होगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल की संचित निधि पर, और जब वो प्रमोशन के साथ गए हैं हिमाचल प्रदेश तब ये देंगे सैलरी और अलाउंसेस। बट जब वो रिटायर हो जाते हैं तब भारतीय संचित निधि, यानी कि जो केंद्रीय संचित निधि है उस पर भारित होती है पेंशन हाई कोर्ट के जजेस की भी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम बात कर लेते हैं बजट की। बजट की मुख्यतः 6 चरण है, और राजकोषीय अनुशासन बनाने के लिए या संतुलन बनाने के लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बजट की जो 6 चरण है उनमें सबसे पहले है प्रस्तुति होगी बजट की, ये पहला चरण है। यहाँ पर कोई चर्चा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ पेश किया जाएगा, ओनली पेश। ठीक है, ओनली क्या होगा, पेशगी होगी भाई, ये बता दिया कि भाई हमने बजट आपको दे दिया है, यानी कि सभी लोकसभा या राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, उनको कॉपीज प्रदान कर दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है सामान्य चर्चा होती है, फिर बजट पर एक एक अनुदान की मांग पर। फिर जैसे ही जब अनुदान की मांग होती है, चर्चा होती है, विभागीय समितियों द्वारा उनकी जांच होती है। 24 विभागीय समितियां हैं, एक एक अनुदान की मांग पर वहां पर एक विवरण या जांच होता है। तो जांच होने के बाद अनुदान की जितनी भी मांगे उन पर मतदान करता है हाउस,
ठीक है। स्पेशली यहाँ पे लोकसभा का ही जिक्र होगा क्योंकि लोकसभा में इतनी सारी चीजें होती है, राज्यसभा में भी ये चीजें साइमल्टेनियसली चल रही होती है, बट वो इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है क्योंकि अगर वो स्वीकार अस्वीकार कर भी दे बजट को, इस विधेयक को, वित्त विधेयक को, या फिर उसमें कोई संशोधन पेशकश या सुझाव दे, तो जरूरी नहीं है कि लोकसभा उसको माने भी। ठीक है, तो इसलिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। जब मतदान हो जाता है अनुदान की मांगों पर, उसके बाद विनियोग विधेयक का पारित होना अगला चरण हो जाता है। विनियोग विधेयक यानी कि जो खर्च का विधेयक है, यानी कि जो खर्च करने की परमिशन है, वो विनियोग विधेयक के द्वारा ली जाती है, यानी कि एप्रोप्रिएशन बिल, नाम तो सुना ही होगा, एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पांचवा चरण है। उसके बाद आता है वित्त विधेयक, पारित हो जाता है। वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल जो है वो पारित हो जाता है। अब आप कहोगे क्योंकि ये वित्त विधेयक कैसे है, क्योंकि ये तो बजट है, धन से रिलेटेड है, लेकिन इसमें कार्यक्रम भी तो है ना, सिर्फ धन नहीं है ना। उन कार्यक्रमों के लिए अनुदानों की मांग हो रही है, यानी कि पैसे की मांग हो रही है ना। जो पॉलिसीज जो नई आई है उनके लिए, तो ये पॉलिसीज किस तरह से काम करेगी, क्या करेगी, तो ये तो साधारण विधेयक या साधारण बिल की तरह ही है ना। यहाँ अनुदान है जो ये एक तरह से फाइनेंस बिल की तरह, सॉरी, ये धन विधेयक की तरह है। ठीक है, तो वित्त विधेयक में दोनों चीजें शामिल होती है, धन विधेयक भी और सामान्य विधेयक भी, तो दोनों ही इसके अंदर अंश दोनों के ही मिलते हैं, इसलिए वित्त विधेयक होता है बजट। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो बजट है, जब हम उसको इन 6 चरणों के बाद जब हम इस प्रक्रिया में ले आते हैं, पारित हो जाता है, सब हो जाता है, तो फिर संचित निधि में से पैसा निकल आता है, और जो भी बजट के अंतर्गत कार्यक्रम और इन्वेस्टमेंट्स या आय व्यय का जो विवरण था, उसी के अनुसार पूरे साल खर्च किया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो जितनी भी अब हमने चरण गिनाए हैं, उन चरणों के बारे में एक एक करके। ठीक है, जिससे कि आपकी अच्छे से देखिए, ये 6 ही चरण है। अगर आपको इनके बारे में पहले से पता है तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स जोड़े हैं कुछ, हो सकता है आप उन्हें पहले ना पढ़े हो, या पढ़े हैं तो रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला चरण जो है बजट की प्रस्तुति होती है, जो कि फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में शुरू होता है, था। ठीक है, कार्य दिवस जो फरवरी के अंतिम कार्य दिवस यानी कि आखिरी, तो पहले जो बजट पेश करते थे वित्त मंत्री, वो 28 फरवरी के आखिरी दिन, जैसे मान लीजिए 28 फरवरी को संडे है तो 27 फरवरी को पेश किया जाता था। ठीक है, तो 27 फरवरी को, अगर 27-28 की दोनों की छुट्टी है तो 26 फरवरी को पेश कर दिया, यानी कि वीकेंड पे ही होता था फरवरी के पहले। लेकिन अब 2017 से जब से बीजेपी सरकार आई है, 1 फरवरी से ही लोकसभा में ये पेश कर दिया जाता है, दोनों सदनों में किया जाता है पेश। तो लेकिन लोकसभा का बार बार में जिक्र इसलिए आएगा कि लोकसभा के पास ही अत्यधिक शक्तियां हैं बजट के विषय में। ठीक है, फिर बजट भाषण होता है, वित्त मंत्री प्रस्तुति करने के जस्ट बाद ही अपना एक बजट भाषण प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा के भाषण के बाद वो राज्यसभा के समक्ष बजट को पेश करेंगे। ठीक है, वहां पर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति है वो भी होती है। नाम आपने सुना ही होगा, आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है। आर्थिक सर्वेक्षण जो पिछला बजट हुआ है पेश, एक तरह से जो पिछला यानी कि पिछले साल का बजट, जैसे मान लीजिए अभी जो बजट हुआ है वो 2025-26 के लिए हुआ है, तो जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो 2024-25 का, जो भी अभी तक देखिए फरवरी 2025 की बात हो रही है ना, तो आर्थिक सर्वेक्षण बेसिकली 2024-25 का जो बजट अभी तक हुआ है, क्या क्या चीजें इसके अंदर रही है, क्या पक्ष रहे हैं पूरे वित्तीय वर्ष के, वो सब इसके अंदर एक एक चीज जो है इस रिपोर्ट में शामिल की जाती है। यानी कि जो सरकार की मेनली जो उपलब्धियां हैं वो इसके अंदर गिनाई जाती है कि क्या क्या सरकार ने थ्रू आउट ईयर किया है, क्या उपलब्धियां रही है सरकार की। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा ही तैयार रिपोर्ट होती है, फिर इसकी प्रस्तुति होती है बजट के एक दिन पहले, अधिकांशतः संसद में प्रस्तुत की जाती है बजट पेश करने के एक दिन पहले, और ये जो रिपोर्ट है वो तैयार करता है वित्त मंत्रालय। ठीक है, और आपको पता ही है वित्त मंत्रालय में भी कौन, ये मैं पूरा का पूरा आर्थिक सर्वेक्षण करा दूंगी नेक्स्ट क्लास में कि किस तरह से प्रोसेस होता है, क्या क्या है। और अगर आप कहो तो 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण मतलब बजट है, और उससे पहले 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण है, अगर वो चाहते हो तो मैं वो भी करवा दूंगी, पर उसका अभी कोई फायदा इतना होगा नहीं अभी, क्योंकि
मतलब भूल जाओगे ना तब तक। तो जब बजट आता है तभी आप एकदम से या कहीं से भी देख सकते हो जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं। अभी फिलहाल क्योंकि हम एक एक आर्टिकल उठा के कर रहे हैं, तो करंट चीज़ें इस तरह की इतनी ज़्यादा वाली की जो आपके बाद में काम ना आए, ये क्योंकि क्रक्स है पूरा का पूरा। आप इन क्लासेस को एक साथ जोड़ कर एक प्लेलिस्ट के थ्रू आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, और हमेशा जब तक आप अचीव ना कर लो अपने टारगेट को, ये पढ़ सकते हो इससे। तो हर साल का बजट, मान लो 2 साल में आपका टारगेट होता है, तो इस साल के बजट आपके काम नहीं आएगा ना। तो आई होप आप मेरी कंसर्न समझ गए होंगे। चलिए हम बात करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण जो है उसकी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करता है वित्त मंत्रालय, ठीक है। और एक तरह से जो आर्थिक सर्वेक्षण है राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था रही है उसकी स्थिति का संकेत देता है ना। क्योंकि देखिए जो बजट है वो अनुमानित है आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण है जो हो चुका है, जो बिल्कुल सटीक सिनेरियो है वो दिखाता है। यानी पिछले साल क्या क्या हुआ, क्या क्या होना चाहिए था, लेकिन अपने अचीवमेंट्स हमने क्या क्या करा है, क्या कहाँ हम पीछे रह गए हैं, कहाँ हमने आगे हम बढ़े हैं, और क्या क्या कमियां रही है जिनको हम सुधार सकते हैं कि नेक्स्ट बजट में। तो ये सारी चीज़ें आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल होता है। तो एक तरह से राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसकी एग्जैक्ट स्थिति का पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड चरण, जो कि सामान्य चर्चा। सदन के दोनों चरणों में दोनों सदनों में, सॉरी, दोनों सदनों में 3 से 4 दिन ये चर्चा चलती है। तो अगर आपने बजट को फॉलो किया है तो आपको पता होगा चर्चाएं बड़ी जोरों से होती है, लोगों तक आ जाती है। वैसे तो फर्स्ट डे ही आ जाती है हाइलाइट्स कि क्या क्या है बजट के अंदर शामिल, लेकिन उसके जो लूप होल्स है वो सामान्य चर्चा के द्वारा जनता को पता चलता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा चरण आता है विभागीय समितियों द्वारा जांच। अब सामान्य चर्चा के बाद क्या होता है कि दोनों सदन डिसाइड करते हैं कि वही 3-4 दिन के अंदर की क्या क्या चीजें हैं उनको देखते हुए 24 विभागीय समितियों के द्वारा जांच में सारी चीजें जाती हैं। और इस दौरान जो दोनों सदन है वो स्थगित हो जाते हैं, क्योंकि अभी जो चर्चा करने का नेक्स्ट जो लेवल है वो आया ही नहीं है, क्योंकि अभी विभागीय समितियां है अच्छे से जांच करेंगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी दोनों सदनों के समक्ष। फिर उनके पास एक अच्छा एनालिटिकल या एनालिसिस प्रस्तुत हो जाएगा मेंबर्स के सामने, जिससे कि वो अपनी बात को और अच्छे फैक्ट्स के साथ रख सकते होंगे कि क्या कमियां हैं इस बजट में, किन पॉलिसीज में क्या कमियां हैं, कटौती प्रस्ताव किस पर लाना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। इसलिए तीसरा चरण इम्पोर्टेंट चरण है काफी हमारे वित्तीय स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ चरण, यानी कि चौथा चरण। जो चौथा चरण है वो बात करते हैं अनुदान मांगों पर मतदान। तो अब देखिए पूरे बजट पर मतदान पार्ट्स में होता है। ये बजट है, ठीक है, इस बजट की बहुत सारी पॉलिसीज है, कार्यक्रम है, ठीक है। इन कार्यक्रम में मद है, और हर मद में अनुदान है, उनकी मांग है, ठीक है। खर्च की मांग है, अनुदान मांग यानी कि खर्च। तो इस तरह से बिल्कुल सब हेड्स पे जा जाके यहाँ पर अनुदान की मांग की जाती है। तो फिर इन एक एक अनुदान की मांग पर चर्चा के बाद मतदान करवाया जाता है, यानी कि एक लॉन्ग प्रोसेस है। पार्ट्स में ये जाता है, बिल्कुल एक एक मांग पर चर्चा होती है। तो विभागीय समितियां हालांकि इस कार्य को काफी सरल कर देती है, जिससे कि एमपीज को समझने में परेशानी ना हो। तो विभागीय समितियां अपनी रिपोर्ट जो है वो संसद में स्पेशली लोकसभा में रखती हैं, और उसके बाद अनुदानों की मांगों पर वोट होता है लोकसभा में। अनुदान की जो मांगे मंत्रालयवार प्रस्तुत की जाती है। जैसे कि मान लीजिए जो अनुदान है रेल मंत्री या रेल मंत्रालय से संबंधित है वो अनुदान, कि भाई नई बोगियां लानी है, न्यू बोगीज खरीदनी है, ठीक है। तो न्यू बोगीज के लिए कहाँ किससे रिलेट करेगा, रेल मंत्रालय से। तो यहाँ यानी कि मंत्रालयवार अनुदान की मांगे प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। और अनुदान की मांगों पर जो मतदान का अधिकार है केवल राज्यसभा को है, सॉरी केवल लोकसभा को है, राज्यसभा को नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है कट मोशन, यानी कि कटौती प्रस्ताव। अब जो कटौती प्रस्ताव है ये सिर्फ विपक्ष करता है। जो विपक्ष होता है, सत्ता पक्ष तो क्यों ही कटौती प्रस्ताव लेकर आएगी, तो बाई अपोजिशन यानी कि विपक्ष द्वारा ये पेश किया जाता है प्रस्ताव। 3 तरह के कटौती प्रस्ताव होते हैं। नीति कटौती प्रस्ताव यानी कि पॉलिसी कट मोशन। और यहाँ पर है अर्थव्यवस्था में कटौती यानी कि इकोनॉमिक कट मोशन, ठीक है। टोकन कट मोशन। तो ये 3 तरह के मोशंस है। जब नीति कटौती प्रस्ताव यानी कि विपक्ष को कोई नीति अच्छी नहीं लग रही है, तो इस मोशन को जो वो या इस प्रस्ताव को जो वो प्रस्तुत करती है, तो वो कहती है नीति की एक तरह से
जो बुराई है, बुराई कह सकते हैं, या उसके अंदर जो कमियां है वो बताती है सरकार को कि भाई आप ये गलत नीति लेकर आए हो, इसके ये रिpercussions हो सकते हैं और इसके ये नुकसान हो सकते हैं। तो उसकी राशि को 1 रुपया कर देती है और एक वैकल्पिक नीति का प्रस्तुतिकरण भी करती है। कौन? विपक्ष करता है। ठीक है। तो नीति कटौती प्रस्ताव या कोई भी इन तीनों में से प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव अगर पास हो जाता है, इसका मतलब जो सरकार है वो माइनॉरिटी में है, यानी कि इस्तीफा देना पड़ेगा सरकार को। तो इसीलिए अमूमन क्या होता है कि ये तीनों कटौती प्रस्ताव सिर्फ दर्शाने के लिए है, विपक्ष अपनी बात कहने के लिए इनका यूज करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पास नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। तो अभी तक कोई इस तरह का एग्जाम्पल नहीं आया है कि कटौती प्रस्ताव में सरकार गिर गई हो, ठीक है, या माइनॉरिटी में आ गई हो, या मेजोरिटी उनकी नहीं रही हो। ऐसी स्थिति आज तक भारतीय संविधान के समक्ष या भारतीय संसद के समक्ष नहीं आई है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इकोनॉमिक कट जो है, यानी कि अर्थव्यवस्था में कटौती, इसमें जो राशि मांगी गई है उसको कम कर दिया जाता है एक निर्दिष्ट राशि में। ठीक है। जो एक निर्दिष्ट राशि है उस स्तर तक कम कर दिया जाता है। जैसे मान लो मांगे गए हैं 5,000 रुपये, 5,000 करोड़ रुपए। ठीक है। तो जो राशि है कर दिया उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए की, ये काम 1,000 करोड़ रुपए में हो सकता है, उतना निर्दिष्ट राशि तक कम कर देना उस राशि को। ठीक है। उसके बाद यानी कि एक तरह से एफिशिएंसी लाना चाहता है विपक्ष यहाँ पे। ठीक है। तो एफिशिएंसी यानी कि इकोनॉमी। ठीक है। तो एफिशिएंसी के लिए वो क्या ही करेगा भाई, खर्च तुम 5,000 ज्यादा मांग रहे हो, 1,000 में हो जाएगा ये काम तो। ठीक है। उसके बाद टोकन कट। टोकन कट यानी कि मांग जो की गई है सरकार द्वारा, तो उसको 100 रुपये कम कर दिया जाए। मान लीजिए राशि 100 करोड़ रुपए मांगी है, 100 करोड़ रुपए। ठीक है। तो 100 करोड़ रुपए में से माइनस कर देंगे वो 100 रुपये। तो ये भी एक तरह से कटौती प्रस्ताव, टोकन टोकन अमाउंट में, यानी कि वो समझ नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा वो विपक्ष को प्रस्ताव, तो इसलिए वो टोकन कट प्रस्ताव पेश करती है। ठीक है। उसके बाद एक प्रक्रिया है जिसका नाम है गिलोटिन। कुछ लोग इसको गिलोटिन भी कहते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं। तो गिलोटिन एक प्रक्रिया है जो कि यूएस में बहुत ज्यादा यूज होती है, यूएस में। ठीक है। अब कुछ सालों से हमारे देश में भी इसका यूज बहुत ज्यादा होने लगा है। बेसिकली जब जो अनुदानों की मांग है होती है उस पर जो चर्चा होती है बड़ी डीपली होती है और उसमें टाइम लगता है ना। तो अधिकांशतः अभी तक ये देखा गया है कि 80% से 90, कभी 70% जो मांग है उन पर चर्चा और उन पर अच्छे तरह से विचार विमर्श के बाद ही मतदान हुआ है। लेकिन जो रिसेंट ईयर्स में देखने को मिला है, कई बार तो सिर्फ 30-40% मांगों पर ही चर्चा हुई है, 30 से 40, और जो बाकी की 60% है उनको जो लास्ट डे होता है चर्चा और मतदान का, अंतिम दिन स्पीकर क्या करता है, जितनी भी बचती है, जैसे मान लो 60% अनुदान की मांगों पर चर्चा हुई ही नहीं है, तो लास्ट डे उन पर मतदान करवा दिया जाता है, वो भी बिना चर्चा। ठीक है। तो क्योंकि मेजोरिटी में सरकार, तो मतदान तो उनके फेवर में ही जाएगा। तो लेकिन ये घातक है लोकतंत्र के लिए, बहुत घातक है, क्योंकि बिना चर्चा अगर आप पास करा रहे हो कोई चीज, तो इसका मतलब उसका नुकसान ही नुकसान है। ये बिल्कुल वैसे होगा कि आपके ऊपर कोई थोप दे घर पे कोई भी अपना व्यू, या अपना बिना आपसे सुझाव किए एक तरह से आपकी लाइफ के बारे में कुछ डिसाइड कर दे। ठीक है। और आपको पता ही नहीं है। ठीक है। जिक्र भी नहीं हुआ, आपने सुना भी नहीं है कि ये निर्णय मेरे लिए लिया गया है। यानी कि मान लो आपने विवाह करना है, शादी करनी है। ठीक है। तो आपसे पूछा ही नहीं गया। पहली बात तो यही नहीं पूछा गया आपकी आपको शादी करनी है। ठीक है। घर वालों ने, और स्पेशली घर वालों को भी नहीं पता, कुछ को सिर्फ 2-4 लोग हैं घर में, मान लो 10 मेंबर है, 10 में से 2 को ही पता है कि वो आपकी शादी करना चाह रहे हैं, 8 को नहीं पता, उसमें आप भी शामिल हो। और लेकिन ये डिसाइड आपकी लाइफ के लिए किया जा रहा है, और उन 7 लोगों पर भी तो असर पड़ेगा। उनमें से हो सकता है एक आपके माता हो, एक आपके पिता हो, आपका भाई हो, बहन हो, चाची हो, ताई हो, उन पर भी तो असर पड़ेगा। लेकिन दो ने डिसाइड कर दिया, दादा ने और दादी ने मिलके मान लीजिए, या चाचा ने और ताऊ जी ने मिलके, तो वो आपको स्वीकार्य नहीं होगा ना। और अगर आप स्वीकार कर लेते हो उनके डिसीजंस को, तो वो आपके लिए घातक हो सकता है ना। तो यानी क्योंकि आपको तो कोई स्वतंत्रता ही नहीं मिली ना चूज करने की, आपके क्या टेस्ट रहे हैं, आपको वो चीज़ चाहिए भी थी कि नहीं चाहिए थी, जिससे शादी हो रही है वो भी आपको करनी थी कि भी नहीं करनी थी, अभी आप अपने कैरियर पे फोकस करना चाहते, तो बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होंगे आपके दिमाग में। लेकिन अब हो गई तो हो गई। तो इसी तरह से बिना चर्चा के जब मतदान होगा, तो ऐसी स्थिति ही पैदा होगी देश के सामने, अर्थव्यवस्था में, कि पता ही नहीं है, ना विपक्ष को पता है ना देश को पता है कि अनुदानों पर किस तरह से मांगे, क्या किस तरह से की गई है, और वो पास हो जाता है खर्च। ठीक है। और सरकार जो पैसे हैं सरकारी, सरकारी खर्च के नाम पर, जो देश की जनता का पैसा है उसको
बिना उनके विचार में लाए या बिना उनको ज्ञात कराए खर्च कर देती है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो गिलोटिन की प्रक्रिया बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। उसके बाद पांचवा चरण आता है, पांचवा चरण है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक यानी कि खर्च, विनियोग का मतलब ही होता है खर्च, स्पेंड करना, एक्सपेंडिचर। तो जब खर्च करने के लिए एक विधेयक पेश किया जाता है और उसको पारित किया जाता है, लेकिन पारित करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो विनियोग विधेयक एक्चुअली संचित निधि से जो खर्च है, संचित निधि से उसको निकालने के लिए जो विधेयक पारित किया जाता है उसी को कहते हैं विनियोग विधेयक। ठीक है, तो कानून द्वारा किए गए विनियोजन के अलावा संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता, ये हमारे संविधान में मेंशन है। सिर्फ जो संचित निधि है उस पर भारित व्यय को ही इसमें से निकाला जा सकता है। जो हमने बात की थी कि सैलरीज जो है वो हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, सीएजी, प्रेसिडेंट और स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, उनकी जो सैलरीज, अलाउंसेस और पेंशन है वो, प्लस ऋण और प्लस जो सरकारी या जो कानून के द्वारा, संसद जो कानून बनाती है उनके द्वारा जो निकाला हुआ खर्च है, अनुमानित खर्च है, या जिस भी तरह से मतलब कानून के आधार पर बने हुए खर्च को ही संचित निधि से विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि केवल स्वीकृत अनुदान राशि। अब जो विनियोग विधेयक में जो अनुदान की मांगे बहुत सारी पेश की गई, लेकिन उनमें से कुछ स्वीकृत हुई, कुछ नहीं हुई। तो जो स्वीकृत हुई ओनली उन्हीं राशियों को ही संचित निधि से निकाला जा सकता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नहीं कर सकते, ये बाद में ये नहीं कर सकता। मान लीजिए स्वीकृत राशि हुई 5,000 करोड़ रुपए, लेकिन निकाल ली गई संचित निधि से 6,000 करोड़ रुपए, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा उस राशि पर जो स्वीकृत हो चुकी है। तो 5,000 अगर स्वीकृत हुए, 5,000 ही निकाले जाएंगे, ना उसके व्यय और उपयोग और जो गंतव्य स्थान है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। यानी अगर व्यय बोगीज खरीदने के लिए किया गया है तो बोगीज ही खरीदी जाएंगी रेल की। ठीक है, उपयोग यानी कि रेल मंत्रालय के लिए ही उपयोग होना है उन बोगियों का, तो वहीं पर ही उन बोगियों का यूज होगा, ये नहीं कि उन बोगियों का यूज कहीं और कर लिया जाए, रेल के लिए ही किया जाएगा। अगर वो पैसेंजर ट्रेन के लिए पैसे लिए गए हैं तो पैसेंजर के लिए ही यूज होगा उन बोगीज का। ठीक है, वीआईपीज के लिए नहीं होगा फिर, अगर सिर्फ पैसेंजर और वो भी पहले से स्पेसिफाई है। ठीक है, उसके बाद गंतव्य यानी कि जिस जिस पॉलिसी के लिए है, वो जो पॉलिसी जिस तरह से बनी है, जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है, जिस तरह से बताया गया है पॉलिसी के बारे में, उसी रास्ते पर या उसी जर्नी से वो पैसे खर्च होंगे। ठीक है, उसके बाद है लेखानुदान। लेखानुदान जो बेसिकली बात करता है वो करता है अग्रिम अनुदान की। ठीक है, अब हमने जैसे बात करी अभी पिछली स्लाइड में कि जो विनियोग विधेयक है वो खर्च के लिए पेश किया जाता है ना, तो विनियोग विधेयक जो है वो इतनी जल्दी पारित नहीं होता है, क्योंकि अनुदान की मांगों पर जो चर्चा है वो चलती रहती है टिल अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक भी चलती है। इससे थोड़ा बहुत ही पहले आ सकते हैं, नहीं तो इतना तो चलती ही चलती है। तो वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है ना। वित्त विधेयक भी पारित होता है फिर लेखानुदान के बाद, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम जाता है। यानी कि इस दौरान फिर खर्च कहाँ से करेगी सरकार, तो 2 महीने के लिए वो अग्रिम अनुदान लेखानुदान के माध्यम से प्राप्त कर लेती है। कुल खर्च का यहाँ पर वो 1/6वां हिस्सा, यानी कि 1/6 जो हिस्सा है कुल अनुमानित खर्च का, वो विड्रॉ कर सकती है सामान्य व्यय और कार्य के लिए जो सरकारी काम होते हैं। ठीक है, तो बजट पर जो सामान्य चर्चा होती है उसके समाप्त होने के बाद ही लेखानुदान पारित या स्वीकृत किया जाता है। ऐसा नहीं कि अभी चर्चा हुई नहीं है बजट पर तो अनुमानित हमें पता ही नहीं चलेगा ना राशि का, तभी तो 1/6 हिस्सा निकाल सकेंगे लेखानुदान के द्वारा, है ना। फिर अगर लोकसभा भंग हो गई है और या फिर नई गठित करनी है, जैसे कि अभी बात हो रही थी, लास्ट जो हमारी लोकसभा हुई है वो मई 2025 में हुई है, सॉरी 24 में हुई है गठित। तो अब यहाँ हमारा जो अंतरिम जो बजट था वो तो आ चुका था, है ना, फेब में। तो मार्च अप्रैल मई तो 3 ही महीने चला ना ये, तो इस दौरान पहले से क्या हुआ, अब यहाँ अप्रैल तक तो चर्चा ही चलनी थी, है ना, लेकिन ये तो अग्रिम या सॉरी अंतरिम बजट था। तो ऐसी स्थिति में जब लोकसभा भंग हो जाती है बजट के दौरान, और या फिर नई लोकसभा आने वाली होती है बजट के जस्ट कुछ दिनों के बाद, तो अंतरिम बजट पेश किया जाता है कुछ महीनों के लिए। ठीक है, तो 3 से 5 महीनों के लिए। ठीक है, तो जो राशि है उन उस, क्योंकि ये अंतरिम बजट का मतलब पूरे साल का तो होगा नहीं, पता नहीं अगली सरकार कौन सी आए, है ना, और वैसे भी ये
चुनावी वर्ष होता है तो चुनावी वर्ष में जो बजट पेश किया जाता है वो अलग ही लेवल का किया जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में जो लेखानुदान है उसमें जो पैसे निकाले जा सकते हैं वो 3 से 5 महीने के लिए भी निकाले जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो नई सरकार गठित होगी वो खुद नेक्स्ट जो बजट है वो पेश करेगी, उसके बाद सारी प्रक्रिया होगी। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट चरण है यानी कि जो छठा चरण है वो है वित्त विधेयक पारित होना। अब हमने बात की थी वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक और साधारण विधेयक का मिक्सचर होता है। ठीक है, इसके दोनों के अंश मिलते हैं इसमें। तो वित्त विधेयक बेसिकली लेकिन जो इसकी प्रक्रिया है यानी कि एक तो प्री अप्रूव्ड होता है ये, है ना। तो जो धन विधेयक पर शर्तें लागू होती है वही वित्त विधेयक पर होगी। तो प्री अप्रूव्ड होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। दूसरा कि इसको लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तीसरा कि गवर्नमेंट मेंबर ही यानी कि जो सरकारी आदमी यानी कि मंत्री द्वारा ही ये पेश किया जा सकता है लोकसभा में। ठीक है, तो यानी कि ये शर्तें धन विधेयक की है, तो यही शर्तें इस वित्त विधेयक की या वित्त विधेयक की है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, इसमें जबकि अंतर है। देखिए, विनियोग विधेयक एक तरह से संचित निधि पर भारित व्यय की ही बात करेगा, संचित निधि पर भारित व्यय या खर्च की बात करता है, जबकि वित्त विधेयक जो है पूरे बजट की बात करता है, इसमें पूरे बजट की बात करता है। तो जो विनियोग विधेयक है यानी कि जो संचित निधि के अंदर जो भारित व्यय खर्च है या कानून जो है संसद द्वारा बनाया हुआ उस पर ही काम करेगा, उतना ही पैसा निकाला जा सकता है विनियोग विधेयक द्वारा। यानी कि कोई संशोधन यहाँ पर नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का, जो हमने लास्ट में किया भी था कि ना तो गंतव्य से रिलेटेड, ना उसके व्यय जितना निर्धारित हुआ है वही, और ना वो पॉलिसी जो कार्यक्रम है उससे अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशन यानी कि प्री कंफर्म्ड है ये, तो संशोधन किसी भी हालत में नहीं हो सकता विधेयक में। ठीक है, लेकिन जो वित्त विधेयक है उसमें संशोधन हो सकता है। वित्त विधेयक सबसे लास्ट में होता है, तब तक बहुत सारी चर्चाएं हो जाती है ना। तो वहां पर अगर कोई कर है या इनकम टैक्स है उसको स्वीकार किया जा सकता है या अस्वीकार किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, बढ़ा नहीं सकते लेकिन। ठीक है, कर को कम किया जा सकता है, जितना है उतना स्वीकार किया जा सकता है या उसको अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि संशोधन पेश हो सकता है वित्त विधेयक में। ठीक है, 75 दिनों के अंदर ये पारित हो जाना चाहिए वित्त विधेयक, 75 दिन यानी कि 2.5 महीने के अंदर। ठीक है, 2.5 महीने के अंदर बजट पेश होने के 2.5 महीने के अंदर वित्त विधेयक को पारित या अधिनियमित हो ही जाना चाहिए, इससे ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर सरकारी खर्च करने में बाधाएं आएंगी और बिना अनुमति के खर्च सही भी नहीं है लोकतांत्रिक देश में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। आगे जो है बजट से रिलेटेड कुछ हमारी अनुदान रह गए हैं तो, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण रह गया है, उसके अलावा भी बजट से रिलेटेड कई और भी चीज़ें रह गई है। अनुदान कई तरह के हैं, ठीक है, जैसे सप्लीमेंट्री है ना, और भी है, मैं सारे दिन बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू कमेंट, बार बार मैं कह रही हूँ कमेंट कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी है तो, कुछ अच्छे मोटिवेशनल से। सब्सक्राइब और शेयर आपकी मर्जी हो कर देना, लेकिन कमेंट तो कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।